रऊफ साहब, कितनी बड़ी तादाद में आपके पास ये ड्रग जो यूज़ करते हैं वो अफराद आ रहे हैं, और ये इजाफा तो आई थिंक सो होशरुबा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ? जी जी, जैसा कि आपने बताया कि 5 लाख लोगों का हर साल इजाफा होता जा रहा है, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, कि हमारे जो ज़्यादातर यूथ है वो सारा नशे की तरफ उनका रुझान जा रहा है। तो बिल्कुल हमारे पास भी बहुत ज़्यादा तादाद आ रही है लोगों की ट्रीटमेंट कराने के लिए, और हम कोशिश करेंगे जितना हम कैपेसिटी जितनी हमारी है हम अपना हिस्सा उसके अंदर डाल सकें। तो रऊफ साहब, गवर्नमेंट लेवल पर इस हवाले से क्या किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? ग्राउंड रियलिटीज तो इतनी कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह से काम होना चाहिए था तो ग्राफ कम होना चाहिए था, लेकिन जैसा आपने बताया कि ग्राफ बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से ग्राफ कम होना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे आई थिंक थोड़ा सा कम काम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे थोड़ा सा कम चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से तादाद बढ़ रही है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। और थोड़ा टाइम पहले एक रिपोर्ट भी थी, अगर याद हो तो कराची में 2nd नंबर आया था चर्स पीने के हवाले से, तो ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी इस रिपोर्ट को देख के। तो अली साहब, आप लोगों के पास डेली बेसिस पे कितने ऐसे ड्रगीज आते हैं जिनको कि आप लोग एडमिट करते हैं अपने पास और उनका इलाज किया जाता है? जी, काफी सारे आते हैं, कभी 5 कभी 10, डिपेंड करता है कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट। ये भी बड़ा मसला है कि ट्रीटमेंट अफोर्ड करना भी लोगों के लिए आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो काफी सारे लोग आते हैं, ज्यादातर लोग आते हैं कि मतलब क्या बताऊं, बहुत 10-15। मैं आपसे वो फर्क जानना चाह रही हूँ कि पहले कितने आते थे, मतलब दिन में 1, 2, 3, 4, और अब 10, 15 बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बढ़ते जा रहे हैं, और यंग ज्यादा आ रहे हैं। पहले तो जरा मिडिल एज के ज्यादा आते थे, अब यंग भी बहुत ज्यादा एडमिट होते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है? आप लोगों ने कोई इस लिहाज से कोई आप लोगों की है पॉलिसी कि आप किस तरह के जो मरीज हैं उनको एडमिट करेंगे, या फिर आप लोगों का जो रिहैब सेंटर है वो किस तरह काम कर रहा है? जी देखिए, हमारे पास वो फैमिलीज आती हैं जो जिनको पता होता है कि उनके बच्चे ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो गए, और वो उनके जो लाइफ है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। चाहे वो फिजिकली सेहत भी उनकी डाउन हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं, घर की चीज़ें बेचना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादातर घरों से गायब रहते हैं। तो इस तरह की फैमिलीज जिनको पता लग चुका होता है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्शन में चले गए, फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ाहिर है हम ड्रग टेस्ट करते हैं उनका, हम देखते हैं कि कौन सा ड्रग उनका यूज़ हो रहा होता है। उस हिसाब से हम फिर उनको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में डालते हैं, मेडिकेशंस पे डालते हैं, उनकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी करते हैं ताकि वो यहाँ से निकलने के बाद दोबारा नशा ना करें। सही। अच्छा, आपने बताया कि जब वो आते हैं तो आप उनका टेस्ट करते हैं कि कौन सा ड्रग ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा ड्रग है जो कि कराची में अभी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके पास उस लिहाज से जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं? आइस और चर्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो आप लोग इसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं? आप लोगों के पास डॉक्टर्स हैं या फिर किस तरह से आप लोग इलाज करते हैं? हमारे पास पूरी टीम होती है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास डॉक्टर, ऑब्वियसली डॉक्टर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में एक बहुत ही अहम हिस्सा है। डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स उनको मेडिसिन देके डिटॉक्सिफाई करते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट होते हैं जो उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी वजह जानने की कोशिश करते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम खराब होती है उसको सही करने की कोशिश करते हैं, और इनको एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैप्स प्रिवेंशन के तरीके सिखाते हैं ताकि वो यहाँ से निकलने के बाद दोबारा से नशे की आदत में ना पड़ें। जो भी वजूहात हैं उनको एक हेल्दी तरीके से हैंडल करें, और ये हमारे यहाँ पर ज़्यादातर काम होता है। सही। अच्छा, अली रऊफ साहब, मुझे ये भी बताएगा, चूंकि आप लोगों का इंटरेक्शन इस तरह के पेशेंट्स के साथ या ड्रग एडिक्टेड लोगों के साथ रहता है, तो आपको पता है कि इनको किस तरह डील करना है, या फिर आप लोगों को क्या कुछ रिक्वायर्ड है जो आप कर सकते हैं, या कितनी आपकी कैपेसिटी है? आप क्या समझते हैं हुकूमती लेवल पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और किस चीज़ की अशद ज़रूरत है? हुकूमती लेवल पे मैं जो समझता हूँ वो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत होने चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो, चाहे वो फैमिलीज हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी सिचुएशन है जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको बेहतर करना चाहिए। नंबर 3, गवर्नमेंट फंडेड रिहैब्स होने चाहिए ज़्यादा, ताकि अगर कोई बंदा इस बीमारी में फंस गया है तो उसको अच्छा और सस्ता ट्रीटमेंट मिल सके। नंबर 4, जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए सो दैट दे कैन डू देयर वर्क मोर एफिशिएंटली।
सही। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि स्टूडेंट्स हैं या फिर यूथ है जो कि अभी नशा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, जो केसेस आपके पास आते हैं उसमें आपको क्या पता चलता है कि वो ड्रग उन्हें कहाँ से मिलता है? क्या वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको इजीली अवेलेबल है? क्या हो क्या रहा है? देखिए, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लोगों के पास अवेलेबिलिटी तो है, ऐसा नहीं कि कोई ये बोले कि अवेलेबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं से उनको अवेलेबिलिटी मिल जाती है, चाहे वो पुराने दोस्त कर रहे होते हैं, दूसरे दोस्त कर रहे होते हैं, सीनियर्स कर रहे होते हैं, बड़े कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी जगह या ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर ये अवेलेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के पास से इंफॉर्मेशन आती है कि भाई हमें वहाँ बिक रहा था, वहाँ से मिल गई, लोगों को पता होता है। अब तो सुना इंटरनेट पे भी मिलना शुरू हो गई है, तो अवेलेबिलिटी तो है, ऑब्वियसली हर जगह है, सबको पता है कि हाँ मिलती है। तो सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल। हाँ, जी जी कहिए। आइस का नशा जो है ना, वो जरा स्टिमुलेंट है, वो जरा ज्यादा अट्रैक्ट करता है यंग को, क्योंकि वो आपको एक्टिव करता है माइंड को ना। तो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए, शॉर्ट टर्म एक्टिवनेस के लिए वो ज्यादा इस्तेमाल होता है आइस, फिर वो आइस के चक्कर में ज्यादा फंस जाते हैं। तो आजकल जो देखा जा रहा है, यंग जनरेशन ज्यादातर आइस इस्तेमाल कर रही है। सही। अच्छा, मेरा इस हवाले से आखिरी सवाल आपसे ये है कि इसमें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो काउंसलिंग के लिहाज से आप लोगों के क्या इनिशिएटिव्स हैं? और दूसरा, हम शुरू से देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट होती है ऐसे नो टू ड्रग्स, हम बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ ये बिल्कुल आम होती जा रही है, इसमें सोसाइटी में क्या लैकिंग ऐसी है जो कि इन स्टूडेंट्स को या बच्चों को इस तरफ राग़िब कर रही है? आप क्या समझें? देखिए, एक तो नंबर वन, जैसे मैंने बोला कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अवेयरनेस बहुत कम है। तो हम भी यही करते हैं, हमारी भी कोशिश ये होती है, जैसे आज बैठे हुए तो अवेयरनेस ही कर रहा हूँ ना मैं, जिस तरह टीवी पे जितना मेरी कैपेसिटी है उतना, मैंने कि स्कूल कॉलेजेस में जाके जितनी अवेयरनेस दे सकें कि ये शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदेमंद लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ये भयानक है, एंड तो उसका मौत की तरफ ही लेके जाता है। तो जितनी अवेयरनेस यूथ में फैला सकते हैं ताकि वो पहली दफ़ा ही इसको ना करें और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो उनको पहले से पता हो, तो फिर तो शायद हमारी यूथ थोड़ा सा पीछे हट जाए इसको ट्राई करने से या टेस्ट करने से। मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए, कैंपेन्स चलानी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको पता चले कि कॉन्सिक्वेंसेस के क्या होंगे, लिहाजा वो उससे पहले ही बचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अली रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।